वाराणसी से चलकर लखनऊ को जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 11:15 पर वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लखनऊ के लिए रवाना होती है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी अफरा तफरी होती है। किसी भी तरह से लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचने के लिए व्याकुल होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से लखनऊ के लिए रवाना होती है। लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचते हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और सफ़र का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उस ट्रेन का टीटी स्लीपर के कोच S3 में प्रवेश करता है और एक तरफ से सभी पैसेंजर्स का टिकट चेक करना शुरू कर देता है। टिकट चेक करते करते एक महिला के पास पहुंचता है, जो महिला खिड़की के बाहर देख रही होती है। उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी परेशान है, कुछ समस्याओं से घिरी हुई है। वो सफ़र का आनंद नहीं ले रही थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचा जाए। काफ़ी बेचैन अवस्था में, काफ़ी दुखी लग रही थी और खिड़की से बार बार बाहर को देख रही थी। टीटी वहाँ पहुँचने के बाद कहता है कि मैडम टिकट दिखाइए। एक बार टीटी के बोलने के बाद वो औरत ध्यान नहीं देती है। फिर दूसरी बार टीटी ज़ोर से बोलता है, मैडम टिकट दिखाइए। जैसे ही उसकी टीटी की आवाज़ उसके कानों में जाती है, वो औरत टीटी को देखती है और जैसे ही टीटी को देखना शुरू करती है और टीटी की भी नज़र उस औरत के ऊपर जाती है, वो औरत और टीटी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जान रहे होते हैं। कुछ न कुछ इनके बीच में रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। क्या था इनके बीच में रिलेशन? कैसे ये एक दूसरे को जानते थे और इस तरह से शॉक्ड होने का क्या रीज़न था? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम और साजिश के इस एपिसोड में। दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी आपके आँख और आपके कान से होते हुए सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। ये एक ऐसे प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है जो कि बरसों पहले बिछड़ने के बाद फिर एक होते हैं और एक अपनी नई दुनिया बसाते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार राज्य के एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है सारीपुर। तकरीबन बक्सर के शहर के नज़दीक ही ये गांव होता है। यहाँ पर एक काश्तकार होते हैं, राजेंद्र सिंह, जो काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी लंबी चौड़ी खेतीबाड़ी वाले काश्तकार होते हैं। और खेतीबाड़ी के अलावा इनके अपने कुछ बिजनेस भी होते हैं। चूँकि बक्सर मार्केट नज़दीक है उस गांव से, वहाँ पर काफ़ी व्यापारी लोगों का सामान आना जाना, सामानों को दूर तक भेजना, दूसरे शहरों में भेजना, ये चलता रहता है। तो वहाँ पर इन लोगों को वाहन की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से ट्रक्स की ज़रूरत पड़ती है, छोटे DCMs वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो राजेंद्र सिंह जी हैं, इनके पास तकरीबन 7-8 DCM होती है। और ये पूरी बक्सर बाज़ार में जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सबके सामान का इधर से उधर तक सप्लाई करना, लाना ले जाना, इसी में लगा होता है इनका सारे 7-8 DCM जो हैं। और काफ़ी अच्छा इनकम होता है इनको, और खेतीबाड़ी से भी काफ़ी अच्छा इनको इनकम होता रहता है। वहाँ सारीपुर में इनकी काफ़ी इज्जत होती है। उसके अलावा बक्सर मार्केट में भी जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, सबके साथ उठना बैठना और सबके साथ इनका काफ़ी अच्छा व्यवहार होता है। सब इनकी इज्जत करते हैं। इनकी एक बिटिया होती है तकरीबन 18 साल की, और एक बेटा होता है 11 साल का। बेटी वहीं पर बक्सर के पास ही एक इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज में पढ़ रही होती है। 12वीं की छात्र होती है। पढ़ने में बेटी काफ़ी होशियार होती है। उसका नाम होता है रश्मि। लोग उसे प्यार से रिसू रिसू कह करके पुकारते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में
और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी होनहार होती है बच्ची। उसी कॉलेज में, उसी इंटर कॉलेज में एक वैभव नाम का लड़का भी पढ़ता है। वैभव नाम का जो लड़का होता है वो भी पढ़ाई में काफ़ी तेज होता है। 10th के क्लास में उसने 95% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के 10th पास किया था उसने, और 12th में भी काफ़ी अच्छा होता है। वो 12th की पढ़ाई कर ही रहा होता है, लेकिन वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। खाता पीता परिवार होता है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं और कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं। एक छोटी सी उसके पिता की हार्डवेयर की बक्सर बाज़ार में ही दुकान होती है, और उसी दुकान से इनका पूरे परिवार का खर्चा वर्चा चलता है। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाई में दोनों ही अव्वल होते हैं, इसलिए धीरे धीरे इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती देखते देखते कब प्यार में बदल जाता है इन दोनों को भी पता नहीं चलता है। समाज से, घर परिवार से नज़रें बचा बचा करके ये एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, अपनी प्यार की पींगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्कूल जब छूटता है तो स्कूल के पास ही एक पार्क होता है, उस पार्क में घंटों बैठ करके प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, अपनी दुनिया बसाने के बारे में बातें करते रहते हैं। कभी देखा जाता है कि वैभव लेटा हुआ है और रश्मि की गोद में लेट करके, और दोनों आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। घंटों बीत जाते हैं, इनको सुध बुध नहीं होता है कि हमें घर भी जाना होता है। क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में भी इनका ध्यान एक दूसरे के तरफ ही हमेशा होता है। कभी भी जब भी कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले वैभव खड़ा होकर के उसका जवाब देता है, क्योंकि वैभव उस क्लास का सबसे तेज़ तर्रार लड़का होता है। और जब जब वैभव उन क्वेश्चंस का आंसर देता है, रश्मि वैभव की तरफ देख देख करके और मुस्कुराती रहती है। कभी कभी रश्मि भी टीचर के क्वेश्चन का जवाब देती है तो वैभव के दिल में खुशी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। इतना प्यार दोनों के बीच में होता है कि ये दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे से मिलना जुलना। जब किसी दिन छुट्टियां होती हैं, संडे के दिन छुट्टी होती है, तो वैभव भाग करके उसके गांव के पास, उसके घर के पास पहुंच जाता है, उसकी गली में घूमना शुरू कर देता है, फ़ोन करता है, बात करता है, वो बाहर निकलती है। जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो इन दोनों को संतोष होता है, फिर वैभव जाता है, एक दूसरे से जी जान से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि ये इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। ये चीज़ें गली गलियारों में, गांव में, शहर में एक चर्चा का विषय बन जाती है। स्कूल के सारे बच्चे ये जान जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए, ये मर मिटने के लिए तैयार हैं, ये दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये बात फैलते फैलते राजेंद्र सिंह जी तक पहुंचती है, जो कि रश्मि के पिता होते हैं। जब राजेंद्र सिंह को ये पता चलता है तो रश्मि को बुलाते हैं और रश्मि से पूछते हैं कि कौन है लड़का ये। रश्मि बोलती है कि मेरे साथ पढ़ता है, पढ़ने में काफ़ी होशियार है और मैं उससे प्यार करती हूँ। राजेंद्र सिंह जी आग बबूला हो जाते हैं, रश्मि को काफ़ी मारते पीटते हैं और कहते हैं कि उसकी औकात है जो हमारी बेटी से शादी करे। तुम्हारे लिए तो कोई IAS PCS लड़का हम ढूंढ रहे हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर लड़का हम ढूंढ रहे हैं, और तुम चली हो एक गली के लुच्चे लफंगे जिसके माँ बाप के पास खाने पीने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, उससे तुम्हारी शादी करूँगा मैं। काफ़ी डांटते हैं, घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं रश्मि के ऊपर, और रश्मि को स्कूल जाना बंद कर दिया जाता है। उसके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए जाते हैं और रश्मि घर में पड़ी पड़ी और सोचती रहती है अपने प्रेमी के बारे में, वैभव के बारे में सोचती रहती है और रोती रहती है। और इधर वैभव का भी वही हालत था, वो भी रश्मि के बारे में सोचता रहता है और अपने पिता से, अपने माँ से कहता है कि माँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वैभव के माता पिता सब तैयार होते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी जो ख्वाहिश है, जो तुम चाहते हो, हम उसमें हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लड़की का पिता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लड़की के पिता को अपने धन के ऊपर, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर काफ़ी घमंड था। एक दिन ऐसे ही मौका पा करके रश्मि घर से निकलती है
जब घर वाले कोई घर पे नहीं होता है तो उसको मौका मिल जाता है और वो घर से भागती है और भाग करके सीधे वैभव के घर पहुंच जाती है और वैभव को कहती है कि वैभव, मैं घर से भाग करके आ गई हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, तुम मुझे भगा कर ले चलो और मुझसे शादी कर लो। वैभव एक सुलझा हुआ लड़का होता है। वो रश्मि से इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता है कि रश्मि और हमारी बदनामी हो। घर के माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उनके दिल के ऊपर भी ठेस पहुँचे, वो भी ये सोचे कि हमारी लड़की भाग गई। वो चाहता है कि प्यार मोहब्बत से माँ बाप का दिल जीत करके और हम लोग शादी करें। वो रश्मि को समझाता है कि रश्मि, ये कदम हमारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुमसे जी जान से प्यार करता हूँ और मैं मरते दम तक कोशिश करूँगा कि तुमसे शादी करूँ, लेकिन इस तरह से भाग करके जाने से जिसने तुम्हें पैदा किया है तो उनका भी तुम्हारे ऊपर हक है। इसलिए तुम घर जाओ और मैं किसी न किसी तरीके से सबको मनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि हम दोनों की शादी हो और हम सफल भी होंगे इसमें। रश्मि उसकी बात मान लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाती है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद वैभव जाता है, राजेंद्र सिंह जी के पैरों पर गिरता है कि किसी भी तरीके से आप रश्मि का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं उससे जी जान से प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वैभव को मारा पीटा जाता है और वहाँ से वैभव को भगा दिया जाता है। वैभव घर आ जाता है। अब राजेंद्र सिंह के सिर के ऊपर भूत सवार हो जाता है कि अब इस लड़की का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई भी लड़का देख करके और इसकी शादी कर दिया जाए। नाते रिश्तेदार जितने हैं सबको ये बताते हैं कि हमें 1-2 महीने के अंदर ही अपनी लड़की की शादी करना है। एक अच्छा लड़का देखो। लड़का देखा जाता है, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा परिवार लोग देख करके आते हैं। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, दिल्ली में भी उसका मकान होता है और वहीं पर वो रह रहे होते हैं। गांव में भी खेती बाड़ी काफ़ी अच्छा खासा होता है। कुल मिलाकर के जैसे राजेंद्र सिंह जी थे वैसे ही धन दौलत वाले वो सब भी थे। और वहाँ पर देख करके उस लड़के को देख करके, और लड़का भी देखने में काफ़ी स्मार्ट था, लड़के को देख करके और रश्मि की शादी कर दी जाती है। रश्मि जब ससुराल जाती है तो वहाँ का हालत देख करके वो दंग रह जाती है। वो लड़का हर दिन नशे की हालत में आता है और पता चलता है कि वो लड़का काफ़ी लड़कियों के साथ, लड़कियों को छोड़ करके और भी आस पड़ोस की जो औरतें हैं उनके साथ भी उसके काफ़ी अवैध संबंध हैं। शादी होने के बावजूद भी वो दूसरे लड़कियां और औरतों के साथ संबंध कायम करता रहता है और जब घर आता है तो वो शराब के नशे में बुरी तरह से लोटपोट होकर के आता है। घर में घुसने के बाद उसे संभालना पड़ता है, उसे बिस्तर पर लेकर के जाकर के किसी भी तरह से सुलाना पड़ता है। बाहर से भी उसे कोई न कोई पकड़ करके ले आता है, वो अकेले आने के बस का नहीं होता है उसका। इतना शराब के नशे में रहता है कि जिसको सोच करके रश्मि परेशान हो जाती है और धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है। वो रश्मि को मारना पीटना, इतना टॉर्चर करना, लेकिन सब कुछ सोच करके रश्मि एक समझदार लड़की होती है और उसके टॉर्चर को बर्दाश्त करती रहती है, उसे समझाती रहती है कि इस तरह से शराब मत पियो, अब शादी हो गई है, अब अपने परिवार के बारे में सोचो, इस तरह से शराब पियोगे तुम्हारी किडनी डैमेज हो जाएगी, तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है और शादी के तकरीबन 2 महीने ही बीते होते हैं कि शराब के नशे में अपनी 4 व्हीलर कार से कहीं जा रहा होता है कि एक भयानक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जब वो लड़का की मौत हो जाती है तो जो रश्मि के सास ससुर होते हैं और उसका एक देवर होता है, ये रश्मि के साथ अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और जब वो इतना अत्याचार हो जाता है कि रश्मि बर्दाश्त नहीं कर पाती है
तो एक दिन वहाँ से भाग करके अपने पिता के घर आ जाती है और घर आने के बाद अपने पिता को सब कुछ बताती है। दोनों परिवार के बीच में मीटिंग होती है, लेकिन इस मीटिंग का कोई भी नतीजा नहीं होता है, क्योंकि जो उसका पति था वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो हार करके उसके पिता रश्मि को अपने घर पे ही रख लेते हैं और धीरे धीरे अपने किए हुए जो गलतियां थी उसको याद करते हैं और याद करके बैठ बैठ करके रोते रहते हैं कि काश उस लड़के से मैं शादी कर दिया होता, लेकिन ये अमीरी और गरीबी को देख करके मैंने ऐसे लड़के से शादी किया जिसने इसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। और ये इतनी टेंशन में हो जाते हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद आकस्मिक इसके पिता की भी, राजेंद्र सिंह जी की भी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके परलोक सिधार जाते हैं। अब घर में सिर्फ बचती है रश्मि और रश्मि की माँ। इसका जो एक छोटा भाई होता है वो भी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चला जाता है और इलाहाबाद में वो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा होता है और रश्मि यहाँ पर सिर्फ माँ के साथ रहती है। धीरे धीरे माँ की भी तबीयत ख़राब होने लगती है, माँ भी बीमार रहने लग जाती है और उस माँ को फिर एक दिन लेकर के लखनऊ जाया जाता है और लखनऊ के एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। रश्मि से शादी करने के लिए काफ़ी रिश्ते आए, क्योंकि रश्मि देखने में इतनी बला की खूबसूरत थी कि हर कोई चाहता था उसे अपने घर की बहू बनाना, लेकिन रश्मि ने सबको मना कर दिया, क्योंकि रश्मि ने अपना प्यार जिसे जी जान से चाहती थी उसको छोड़ा था। उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो उसका उस चीज़ को भी वो संभाल नहीं पाई, इसलिए उसका शादी विवाह से बिल्कुल मन हट गया था और वो हर आदमी को मना कर देती थी और कहती थी कि मैं अब पूरी जीवन कुंवारी रहूँगी, मैं पूरी जीवन ऐसे ही काट लूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। बगल में एक स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल होता है, उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये उसको मंथली मिलना शुरू कर देता है और उसी से अपनी घर का रोजी रोटी चलाती है। कुछ पैसे जो उसके पिता की खेती बाड़ी से लोग दे देते हैं उससे उसका काम चलता है और माँ का उसी से ट्रीटमेंट चलता रहता है। घर की हालत तकरीबन ख़राब हो गई होती है। जितने भी ट्रक्स वगैरह थे उसके चाचा वगैरह जो थे वो सब हथिया लिए होते हैं, खेती बाड़ी पर सब बाकी लोगों का दबदबा हो जाता है और रश्मि अपनी माँ को लेकर के दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देती है। उसके माँ के ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, किसी भी तरह से अरेंज करके अपनी तनख्वाह से और इधर उधर से अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा रही होती है। और इसी माँ के ट्रीटमेंट के लिए वो लखनऊ जा रही होती है कि इस टीटी से उसकी मुलाकात होती। वो टीटी जिसको देख करके रश्मि शॉक्ड हुई थी और वो टीटी जिसने रश्मि को देख करके शॉक्ड हो गया था वो कोई और नहीं था बल्कि वो रश्मि का ही प्रेमी जो बरसों पहले रश्मि से दूर हो गया था, वो वैभव ही था। अब हम वैभव के बारे में बात करते हैं। रश्मि से जब वैभव की दूरी हो जाती है, रश्मि की शादी कर दी जाती है। वैभव बहुत कोशिश करता है कि रश्मि से मिलूं, रश्मि से बातें करूं, लेकिन रश्मि की शादी हो गई होती है। रश्मि का जो मोबाइल नंबर होता है वो उसके पिता के पास होता है और रश्मि अपनी ससुराल चली जाती है। तो वैभव चाह करके भी रश्मि से कांटेक्ट नहीं कर पाता। थोड़े दिनों तक वो काफ़ी हाथ पैर मारता है रश्मि से मिलने के लिए, लेकिन फिर उसके माता पिता समझाते हैं, बेटा जाने दो, जो किस्मत को मंजूर था वो हो गया, अब उसकी अपनी ज़िंदगी है, अब उसकी शादी हो चुकी है। अब तुम अगर उससे मिलना चाहोगे और अपनी पुरानी चीज़ें किसी को बताना चाहोगे तो उसकी शादी टूट जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अगर जिसको प्यार करते हैं, जिसको दिलो जान से चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते हैं, उसकी ज़िंदगी को आबाद करने के लिए सोचते हैं। इसलिए
अब तुम उससे रिलेशन ख़त्म कर दो, उसके बारे में सोचो मत और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। वैभव माता पिता के समझाने पर समझ लेता है और पूरी रात बैठ कर के सोचता रहता है कि अब उसके जीवन में इंटरफेरेंस करने से अच्छा है कि अब उसको अपने जीवन को खुशहाली से जीने दिया जाए। और वैभव अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे तरीके से शुरू कर देता है। वैभव जी जान लगा करके पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। अपनी इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और उसके बाद फिर अपनी कंपटीशन्स वगैरह की तैयारियां शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद रेलवे की एक वैकेंसी निकलती है टीटी की, और टीटी की वैकेंसी में अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद वो अपनी नौकरी पा जाता है और नौकरी पाने के बाद वो टीटी की नौकरी करनी शुरू कर देता है। उसके रिश्ते आने लग जाते हैं। उसके माता पिता कहते हैं बेटे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे और तुम शादी कर लो, लेकिन वैभव हर बार मना कर देता है। माँ बाप को कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, अभी जब समय होगा तो देखा जाएगा, अभी 2-4-5 साल आप लोग शादी का बात मत किया करिए। माँ बाप 1-2 बार और कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक बार वो क्लियर कट बोल देता है कि अगर आप लोग ऐसे कोशिश करेंगे, ऐसे बार बार अगर मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे शादी करने के लिए, तो मैं घर आना छोड़ दूँगा। अब माँ बाप भी एकलौता संतान होता है, माँ बाप भी ये चीज़ जान करके और डर जाते हैं और उसके बाद उसकी शादी का बात ये लोग करना बंद कर देते हैं। चूँकि वैभव को अभी भी भरोसा था अपने प्यार के ऊपर कि हो सकता है कभी न कभी मेरा प्यार मुझे मिले, और वही हुआ। उसकी पत्नी या उसकी प्रेमिका जो थी रश्मि, उन दोनों की मुलाकात उस ट्रेन में होती है और वैभव कहता है रश्मि को कि ये जिस सीट पर आप बैठी हैं ये सीट किसी और का रिजर्व है, आपका टिकट जनरल का है, तो आप इस सीट को छोड़ दीजिए, आइए मैं आपको दूसरा सीट देता हूँ, क्योंकि जब कोई ये सीट वाला व्यक्ति आ जाएगा तो रात को आपको खड़ा कर देगा, फिर आप परेशान हो जाएंगी, आप आइए और आपको सीट देता हूँ। और रश्मि को अपने साथ लेकर के जाता है और जो टीटी का सीट होता है वहाँ पर रश्मि को बैठा देता है। दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। रश्मि की भी निगाहें हमें लगातार वैभव के ऊपर ही होती है और वैभव भी लगातार रश्मि को ही देखे जा रहा था। दोनों कुछ भी बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं, काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक वैभव कहता है रश्मि ये क्या है, ये कौन सी हुलिया बना करके रखी हो तुम? तुम्हारी तो अच्छी खासी अच्छे परिवार में शादी हुई थी, तुम्हारा पति तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छे खासे रुतबे वाले परिवार में शादी हुई थी, तुम इस तरीके से ये गंदे मैले कुचैले कपड़े में, न तुम्हारी मांग में सिंदूर है न तुम्हारे माथे पर बिंदिया है, तुम्हारी हालत, तुम इतनी कमज़ोर सी हो गई हो, तुम्हारी हालत तो देख करके मैं दंग हो गया हूँ, ऐसा क्या है, क्यों ऐसी हालत बना करके रखी हो? वैभव ये बातें जैसे ही करता है रश्मि पहले उसका कुछ जवाब नहीं देती है, अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, लेकिन जब गर्दन ऊपर करती है तो वैभव देखता है कि रश्मि की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। आंसू उसकी आंखों से झरझर करके झरने की तरह से गिरने लगता है और वैभव अपने हाथों की हथेलियां उन आंसुओं के नीचे लगा देता है और कहता है रश्मि से, रश्मि इन आंसुओं को बर्बाद मत करो, मैं समझ गया कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं घट चुकी हैं और मैं तुमसे उन घटनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। फिर रश्मि बताने लग जाती है, अपनी पूरी कहानी बयान कर देती है, जो भी उसके जीवन में हुआ था, उसकी शादी से लेकर के, उसके पति के डेथ से लेकर के, ससुराल वालों ने जो उसके साथ जुल्म किया,
उसके पिता की मौत, पूरी कहानी वैभव को बता देती है। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद वैभव के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वैभव भी रोने लग जाता है और रश्मि से कहता है कि इतना सारा तुम्हारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं घट गई, तुम इतनी परेशानी में अपनी ज़िंदगी काट रही थी, कम से कम एक बार तो अपना दोस्त, प्यार न सही एक दोस्त समझ के ही कभी भी फ़ोन कर दी होती। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास था ही, तुम्हारे पास नंबर, तुम्हारा वाला जो पुराना था वो तुम्हारे पास नहीं था और तुम्हारा नया नंबर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरा तो पुराना वाला नंबर ही था, कभी तो मुझसे फ़ोन करके बात कर सकती थी। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता था कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रही हो और तुम्हारे जीवन में दखलंदाजी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने एक दूसरे को दिलो जान से प्यार किया है। रश्मि सुनती रहती है और आंखों से आंसू बहाती रहती है और पता नहीं कब रश्मि वैभव के गोद में चली जाती है, अपना सिर वैभव के गोद में रख करके और वैभव के सीने से लिपट जाती है और कहती है वैभव को, वैभव मेरी माँ लखनऊ में हॉस्पिटल में है, काफ़ी बीमार है, मैं लखनऊ इसीलिए जा रही हूँ अपनी माँ को देखने के लिए। वैभव वो कहता है कि तुम्हारी जितनी भी परेशानियाँ थी वो सब परेशानियाँ अब मेरी हैं, अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी टूर जो है वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक ही होता है। मैं हर दिन वाराणसी से लखनऊ इस फरक्का एक्सप्रेस के साथ आता हूँ और फिर एक दिन यहाँ रुकता हूँ, फिर दूसरे दिन इसी फरक्का एक्सप्रेस को लेकर के फिर वापस वाराणसी जाता हूँ। तो अब माँ से मिलने के लिए हर दिन मैं आकर के माँ का हालचाल देख सकता हूँ, हर दिन माँ का जो भी ज़रूरत होगी, जितने भी पैसे खर्चे होंगे सब मैं करवाऊँगा, सब दिखाऊँगा, तुम अब टेंशन मत लो। फिर उसके बाद वैभव कहता है कि चलो लखनऊ जैसे ही आएगा मैं अपना यहाँ का डॉक्यूमेंट करके और सीधे तुम्हारे साथ चलूँगा और हॉस्पिटल में चलेंगे। दोनों धीरे धीरे लखनऊ पहुँच जाते हैं और जैसे ही लखनऊ ट्रेन पहुँचती है वो दोनों उतरते हैं। पहले वैभव अपने जाता है, अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पर अपने ट्रेन का डिटेल्स वगैरह जमा करवा करके और वहाँ से सीधे चला जाता है रश्मि को लेकर के हॉस्पिटल, जहाँ पर उसकी माँ एडमिट होती है। माँ जैसे ही वैभव को देखती है उछल करके कोशिश करती है कि बैठ जाऊं उठ के, लेकिन इतनी उसकी हालत ख़राब थी कि बैठना मुश्किल होता है। वैभव देखता है माँ को, तुरंत जा कर के माँ के सिर के नीचे हाथ लगा देता है। माँ के आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और इधर वैभव के आंखों से भी आंसू, और रश्मि भी रोने लग जाती है। तीनों के तीनों आंसुओं में सराबोर हो जाते हैं। रश्मि की माँ कहती है कि काश उस दिन मैंने इस प्यार को समझा होता और रश्मि के पिता ने इस मोहब्बत को समझा होता, तो आज न ही रश्मि की ज़िंदगी बर्बाद हुई होती, न ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़ करके गए होते और न ही मैं आज यहाँ हॉस्पिटल में होती, एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। वैभव कहता है कोई बात नहीं माँ, ज़िंदगी में जो लिखा होता है वह होता है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा तुमने शादी कर लिया क्या? वैभव मुस्कुराता है और कहता है माँ ये बात आप न पूछें, अगर ये बात रश्मि पूछती है तो मुझे अच्छा लगेगा। रश्मि भी काफ़ी चिंतित हो जाती है और वैभव की तरफ देख करके बोलती है कि क्या आपने शादी कर लिया? वैभव कहता है कि मैंने तुमसे ही प्यार किया था
और तुम्हारे बारे में ही सोचा था। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में न मेरे लिए शादी करने के लिए कोई बनी है न बनेगी। मेरे माँ बाप ने काफ़ी कोशिश किया मेरी शादी कराने का, लेकिन तुम्हें देख करके और तुमसे दूर, बेशक शारीरिक रूप से तुमसे दूर हो गया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में तो जन्मों जन्म तक तुम ही बसी हुई हो। और जब तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैंने सोच लिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो तो अब मैं शादी करूँगा। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रश्मि फिर से जा कर के और वैभव के साथ लिपट जाती है और दोनों माँ के साथ लिपट करके और काफ़ी देर तक अपने आंसुओं को बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं। और फिर जब पूरी आंसू, जो बरसों से थमी हुई आंसू थे, जो इतने दिनों से उनके दिलो दिमाग में, शरीर में बैठे हुए आंसू थे, वो जब सारे आंसू खत्म हो जाते हैं तो हंसते हुए तीनों आदमी बैठ जाते हैं। और फिर माँ को कहता है वैभव कि अब माँ को यहाँ लखनऊ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब माँ यहाँ से डिस्चार्ज होगी और माँ को मैं बनारस ले जा करके ही और बनारस में ही माँ का ट्रीटमेंट कराऊंगा। और वहाँ से डिस्चार्ज करा करके वैभव लेकर के माँ को आ जाता है। वाराणसी के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और थोड़े ही दिनों में माँ स्वस्थ हो जाती है। माँ को घर लेकर के जाते हैं और फिर से धूमधाम से वैभव और रश्मि की शादी होती है। खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। आज वैभव और रश्मि का एक 3 साल का पुत्र भी है। ज़िंदगी काफ़ी खुशहाली से कट रही है। आज भी माँ जिंदा है और वैभव और रश्मि के साथ ही रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्यार किसी एक से ही होता है, लाखों हजारों से नहीं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।